हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और सभी प्यारे अभिभावक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो डाला था, जिसमें हमने पहले वीडियो के बारे में बताया था कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरें। दूसरा हमने वीडियो डाला था कि नवोदय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं। अब तीसरी वीडियो हम आज डालने जा रहे हैं कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का सिलेबस क्या है, क्योंकि मुझे पता है उन वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जरूर ये इच्छाएं आई होंगी कि हमको भी नवोदय का फार्म भरना चाहिए। तो फार्म भरने से पहले आपको उसकी पूरी सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, और वो सिलेबस के बारे में टोटल कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। चलिए आइए समय बिना बर्बाद किए मेन टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक इमेज लगा रखा है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा JNVST क्लास 6 पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए, सबसे पहले आता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, देखो मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट में क्या होता है आपका, ये मानसिक परीक्षण होता है। मानसिक परीक्षण ये इस नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। आपके टोटल 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आएंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं रीजनिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में इसका बोल देते हैं रीजनिंग। रीजनिंग से आपके कुल 40 क्वेश्चन आएंगे। अब इन 40 क्वेश्चनों में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसको देखिए। सबसे पहला आता है आपका चित्र मिलान करना, फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग आएगा, यानी कि आपको सामने कई फिगर दे देगा और उसमें कहेगा कि इसका फिगर किससे मिलता जुलता है। दूसरा आएगा विषम चित्र, ऑड नंबर आउट। ऑड नंबर आउट का मतलब 3-4 फिगर दे देगा, उसमें एक फिगर सबसे अलग रहेगा, वो आपको उसमें से छांटना रहेगा। पैटर्न पूरा करना। पैटर्न पूरा करने का मतलब होता है कोई फिगर दे देगा, उसमें से कुछ भाग उसके गायब रहेंगे, उस गायब हुए भाग को हमको कैसे भरना है इसके बारे में बताया जाएगा। चित्र श्रृंखला सीरीज। चित्र श्रृंखला में क्या होता है कि एक फिगर का संबंध दूसरे फिगर से, तो दूसरे का तीसरे से कैसे है, और फिर तीसरे का चौथे से कैसे है, इसका आपको जानकारी दिया जाएगा। ये चीज़ें तब समझ में आएगी जब मैं आप लोगों को इसको पढ़ाऊँगा। अभी सिर्फ चैप्टर का नाम से चीज़ें नहीं क्लियर हो सकती है, बहुत सिर्फ चैप्टर का नाम जान सकते हैं, लेकिन जब मैं रीजनिंग को पढ़ाना शुरू करूँगा तो एक एक फिगर और एक एक चैप्टर जब पढ़ाता जाऊँगा तो उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सादृश्यता, एनालॉजी, जैसे यहाँ पे एक दे रखा है कि ए का संबंध बी से है तो तो सी का संबंध किससे होगा, ऐसे आएगा। ज्यामिति आकृति पूरा करना। ज्यामिति आकृति पूरा करने का मतलब कोई एक फिगर दे देगा, ठीक है, कह देगा कि इसका अगले बार इसके बाद कौन सा फिगर आएगा, इससे मिलता जुलता फिगर बताइए। फिर आपका आता है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, यानी कि कोई चीज़ दर्पण में जब हम देखते हैं, अगर पेन ऐसे है तो जब इसके सामने शीशा रखेंगे तो कैसे उसका इमेज बनेगा। शीशा भी कई प्रकार से रखते हैं, एक उसके सामने रखते हैं और एक उसके नीचे रखते हैं, तो अलग अलग प्रकार से रखने से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये चीज़ें तब क्लियर होंगी जब हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ हम केवल चैप्टर के नाम के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी डीपली स्टडी हम जब क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे। कागज़ को मोड़ना और छेदना, मतलब अगर एक कागज़ है, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, फिर इसको यहाँ से फोल्ड करके इस पे लाएगा, इसको फोल्ड करके इस पे लाएगा, और वहाँ पे अगर ये छेद कर देगा तो ये क्या बनेंगे। तो इस तरीके से कागज़ को मोड़ना और छेदना आता है। स्थानिक कल्पना, स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई डॉट 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 बिंदु दिया हुआ है तो उस बिंदु से कौन सी आकृति उभर करके सामने आएगी, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। छिपी हुई आकृति, जैसे अगर ये स्टार है, स्टार बना रखा है तो स्टार के अंदर बहुत सी आकृति आपकी आ सकती है, ये भी आकृति इसके अंदर छिप सकती है, ट्रायंगल भी एक छिप सकता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, कोई एक फिगर दे देगा और उसमें आपको कहेगा कि इसमें कौन सी आकृति छिपी हुई है। उसमें 4 आपके ऑप्शन आते हैं ABCD, उन चारों ऑप्शनों को देख करके आप पहचान जाएंगे कि कौन सा आपका उसमें सही है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने मानसिक योग्यता मैथ के बारे में बताया आपको समझ में आ गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, निसंकोच होकर के अपनी बातों को रखिए। जो चीज़ नहीं समझ में आता है मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपके हर प्रश्न का मैं उत्तर दूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स टेस्ट मैथ। ये इस पे सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसका जो मैथ्स आता है ना वो थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। आप सबसे इजी चैप्टर तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो थोड़ा कठिन होते हैं। जिसने मैथ में अगर अच्छा कर लिया तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों को होती है मैथ से ही। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आता है मैथ का। सेकंड पार्ट में देखिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इसमें कुछ होता नहीं है। नंबरों से संबंधित एक सम क्या है, विषम क्या है, ठीक है, फिर आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका ऐड आप पढ़ाई है, सब्सट्रैक्ट आप पढ़ाई हैं, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, डिवाइड आता है, ये फ्रैक्शन, यहाँ से थोड़ा सा कठिन चैप्टर शुरू होता है, इसी पे ध्यान देना होता है। फ्रैक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, दशमलव का आएगा, गुणनखंड और गुणा जाएंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज आएंगे, मौसा और लसा, एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन हर साल आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, दूरी, समय और चाल, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, सन्निकटन, ऐकिक नियम, कैलेंडर और समय। आपके जो कठिन वाले चैप्टर्स हैं वो आपके यहाँ फ्रैक्शन से लेकर के और इधर ये इतने ही क्वेश्चन, इतने जो है चैप्टर, इसमें ही आपको थोड़ी सी कठिनाई की फीलिंग आएगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मैं इसको पढ़ाऊँगा, बहुत ईजिली तरीके से पढ़ाऊँगा और सबको समझ में आएगा। ये मेरे लिए कोई पहला चांस नहीं है, मेरे पढ़ाए बच्चे सेलेक्ट हैं और हर साल हम सिलेक्शन देते हैं। कुछ बच्चों से आपको मिलने का मौका भी मिलेगा, अभी क्लासें रन होती जाएँ, धीरे धीरे वो बच्चे भी आएंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे, उनको भी मिलने जुलने के आपको एक चांस मिलेगा। तो ये जिसने अगर इस मैथ पे कमांड कर लिया तो मैं पक्का कह रहा हूँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं मैथमेटिक्स में। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो अभ्यास नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। मैथ कहता है मुझे अभ्यास करो, यही दुनिया का सबसे अच्छा विषय है जो रटना नहीं है, इसमें रटना कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज करना है, अभ्यास करना है। तो इसमें से कुल कितने क्वेश्चन आपके आएंगे? इसमें से आपके आएंगे केवल और केवल 20 प्रश्न आएंगे। इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले नहीं हैं। तो देखिए अभी क्या था, अभी आपके 40 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, 50 अंक उसके हो गए। फिर आपके आप देखो अंकगणित के, इसमें से आपके 20 क्वेश्चन होंगे और कितने आएंगे? इसमें से 25 अंक आएंगे। अब इसके चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट आपका क्या? तीसरा पार्ट लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चॉइस करते हैं या हिंदी लैंग्वेज चॉइस करते हैं। इट्स डिपेंड टू यू, आपके ऊपर ही निर्भर करता है आप किस में अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चॉइस कर लीजिए। अगर आपकी हिंदी पे कमांड अच्छी है, भले ही आप इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं उसका। ऐसा हाँ, ये एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मोस्टली बच्चों को और पेरेंट्स को इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ा है तो हिंदी में पेपर दे सकता है, नहीं दे सकता। भाई दे सकता है। फॉर्म जब ऑनलाइन होता है तो उसमें जो लैंग्वेज आप चॉइस करेंगे, हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, जैसा आप फॉर्म भरते समय चॉइस करेंगे वो बच्चा उसी मीडियम में पेपर देगा। आपको पेपर देने की पूरी स्वतंत्रता है, दोनों मीडियम में दे सकते हैं। वहाँ जाने के बाद इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है, लेकिन ज़्यादातर चांस मैंने ये देखा है, मेरा अपना अनुभव है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम में भरते हैं वो ज़्यादा जल्दी क्लियर कर लेते हैं पेपर को, क्योंकि उनके सामने हिंदी के जो शब्द होते हैं वो बहुत ईजिली समझ लेते हैं और पकड़ लेते हैं, और इंग्लिश का जो होता है उनको ट्रांसलेशन करना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, फिर टिक करना, थोड़ा टाइम लग जाता है। फिलहाल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं आप वो चॉइस कर सकते हैं। आते हैं हिंदी में। हिंदी में आपका आएगा गद्यांश, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, यानी कि एक आपका पैराग्राफ दे देगा, आपको उसको पैराग्राफ को पढ़ना है और उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को पढ़ करके उसमें जो सही होगा आपको टिक करना है। रिक्त स्थान को भरना, फिल इन द ब्लैंक्स,
उसी पैराग्राफ से ये संबंधित क्वेश्चन रहेगा। आपका ऊपर पैराग्राफ दे देगा, नीचे एक क्वेश्चन देगा, उसमें डायरेक्ट करके खाली जगह दे देगा, कहेगा कि इस खाली जगह पे कौन सा उपयुक्त शब्द भरा जाएगा। फिर वर्तनी स्पेलिंग करेक्शन, यानी जो पैराग्राफ देगा उसी पैराग्राफ के अंतर्गत आपको कई नाम दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे कह दिया उज्ज्वल, अब उज्ज्वल कई प्रकार से आप लिख सकते हैं, उसमें कहेगा कि इसमें कौन सा उज्ज्वल सही है, यानी आपको मात्रात्मक त्रुटि का भी आपको चेक किया जाता है कि आपका हिंदी का व्याकरण कैसा है। वाक्य पूरा करना, सेंटेंस को पूरा करना, कुछ वाक्य अधूरा दे देगा, उसको आगे का वाक्य आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको बढ़ करके पूरा करना है। पर्यायवाची है, विलोम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द कई शब्दों के लिए एक शब्द का, ये सब तो थोड़ा लर्निंग वाला है, ये लर्निंग वाले है, इनको आपको लर्न करना होगा। वाक्य क्रम व्यवस्था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब कई सेंटेंस आपको आगे पीछे दे देगा। जैसे मैं पढ़ा रहा था बोर्ड पे, ये तो सीधा सेंटेंस हो गया। अगर कह दिया था पढ़ा बोर्ड, आप इसको कैसे अरेंज करोगे, तो आपको पहले इसको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद फिर उसे एक एक शब्द को हम कैसे सेट करें कि उसको पढ़ने में बहुत ही इजी लगे और आसानदायक हो, तो ये आपको इसमें करना है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आइडियम्स एंड फ्रेज, ये आपको ही थोड़ा सा इसको लर्न करना होगा, अभ्यास कर। ज़्यादातर तो जो हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो वैसे ही आते हैं, क्योंकि क्लास 5 का बच्चा उसका इतना ज़्यादा मुहावरे लोकोक्तियाँ स्ट्रांग नहीं हो सकता। वो बेसिकली देता है जो हम लोग अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, बातचीत में, बोली भाषा में, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत ईजी आते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। शब्द भंडार, वोकैब्स यानी कि आपके शब्दकोश कितना बड़ा है, ये सब आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये टोटल आपका MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे A B C D। कुछ भी इसमें आपको लिखित एग्जाम नहीं देना है, इस चारों में से जो भी आपका सही रहेगा OMR शीट मिलेगा, उस OMR शीट में आप क्या करेंगे, उसको बबलिंग कर देंगे, यही करना है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बात, सबसे प्लस जो चीज़ इस एग्ज़ाम की है, या निगेटिव नहीं है, इसमें एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, आपको एक भी खाली नहीं छोड़ना है। जो आता है अपनी इच्छानुसार अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को याद करिए, नाम लेकर के जय श्री राम मार दीजिए, तुक्का मार दीजिए, नहीं आता है तो करके आना है, छोड़ के नहीं आना है, करना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपका निगेटिव नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम का। टोटल टाइम आपको मिलता है कितना, 2 घंटे का। 2 घंटा बहुत पर्याप्त टाइम होता है, और सबसे अच्छी चीज़ होती है इसकी मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये मैनेजमेंट भी मैं बताऊंगा। वैसे ज़्यादातर बच्चों को मैं यही कहता हूँ, पहले बेटा रीजनिंग कर लो, फिर उसके बाद जो तुम्हारा पैराग्राफ है उसको कर लो, और इन दोनों को तो तुम इजीली काफ़ी पढ़ना है, ट्रिक करना है, समय बच जाता है। फिर वो जो समय बच जाता है, ज़्यादा टाइम टेक्निक तुम्हारा कौन लगाता है, मैथ वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो इन दोनों को करने के बाद लास्ट में मैथ को टच करो, क्योंकि तुमको पर्याप्त टाइम चाहिए। एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से करना होता है कि गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से कंप्लीटली सब चीज़ों को मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में टोटल 100 नंबर का ही होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। एक बार फिर से सारी चीज़ों को मैं रिवीजन करा देता हूँ शॉर्ट में। देखो आप, मैथ्स आएंगे आपके कितने, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, हिंदी या इंग्लिश के, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 80 क्वेश्चन। मार्क्स कितने हो गए, मार्क्स आपके हो गए 100, ठीक है। टाइम कितने हो गए आपके, टाइम आपको हो गए 2 घंटे, और आपका इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, या निगेटिव आपका इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई सारी सूचनाएं आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।